नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास 3 है और टॉपिक है आज पाषाण काल चलेगा दोस्तों आज से, और उसमें भी हम पढ़ेंगे प्रापाषाण काल, ठीक है, या पूर्व पाषाण काल या निम्न पाषाण काल, एक ही बात है तीनों का, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी क्लास नंबर ये 3 है, ठीक है। अभी तक हमारा जो स्कोर कार्ड है बच्चे पास कराने का दोस्तों, 2 बैच में 8 जेआरएफ और 28 नेट है, ठीक है, केवल 2 बैच में। और तीसरा बैच जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है वो तीसरा जुड़ जाएगा। हमारा नाम है देव कुमार, पीएचडी हिस्ट्री, 1 बार जेआरएफ 4 बार नेट पास, ठीक है दोस्तों। आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं जिसका प्राइस केवल बहुत मामूली है, 5000 के समथिंग पेज हैं, केवल 1500 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल जेबी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, बात करते हैं कोर्स प्राइस की। तो कोर्स प्राइस में 6 महीने का जो कोर्स प्राइस है वो 3000 रुपये का है। 1 साल का जो कोर्स प्राइस है वो 4000 रुपये का है, और 2 साल का जो कोर्स प्राइस है वो 5000 रुपये का है। दोस्तों, अगस्त के महीने में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, ठीक है, 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करेगा उसको 2 बुक अपनी तरफ से गिफ्ट की जाएंगी, ठीक है, 2 बुक प्रैक्टिस सेट की। असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी 3000 रुपये में है, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी का कोर्स 2000 रुपये में दिया जा रहा है। किसी को कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमारा नंबर है 82183451 संपर्क 5167 संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, क्लास 2 में हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने अभी तक, पहले आपको थोड़ा रिव्यू बता दूंगा कहाँ तक हम आए हैं। इतिहास, तो 3 टाइप का है। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से हम बता रहे हैं। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक है, आद ऐतिहासिक, आद इतिहास, और ऐतिहासिक काल। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, उसके बाद पढ़ाएंगे सौरमंडल, देखो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं क्योंकि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम मानते हैं कि भाई सबसे पहले जो पृथ्वी बनी उसके बाद जीवन आया ना, तो हम चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ वो जानना जरूरी है। इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाते हैं हम, ठीक है, तभी तो जो है जीवन का निर्माण हुआ, फिर कोशिका बनी, मानव का विकास हुआ, मानव का विकास। इसके बाद में पाषाण काल पढ़ेंगे हम। इसके बाद में ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे।
ठीक है, देखो इसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कवर कर लिया, सौरमंडल की उत्पत्ति को कवर कर लिया, पृथ्वी की उत्पत्ति को कवर कर लिया, मानव का विकास भी हमने कवर कर लिया। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है दोस्तों पाषाण काल। और देखो ये तो है प्रागैतिहासिक के बारे में, और आदि इतिहास के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। इसमें हमको पढ़ना है क्योंकि इस आदि इतिहास जो है वो दो प्रकार का है, इसमें दो भाग हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है, इसके बाद आधुनिक भारत, नेहरू काल, नेहरू काल पढ़ना है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद का काल, ये भी हमारे एग्जाम में आता है दोस्तों। आज हम देखो आपको मैं टॉपिक वाइज क्लियर कराता जा रहा हूँ, सभी सिलेबस इस पूरे कोर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पाषाण काल ये 3 प्रकार का है, यानी कि इसके 3 भाग हैं। पहले का नाम है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नवपाषाण काल। दोस्तों जो भी नए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, और जो लाइव क्लास देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों, और जो नए आज जुड़े हैं सब उनका मोस्ट वेलकम है। देखो इनकी अगर हम बात करें, अगर इनके समय की बात करें, ठीक है, तो लगभग 5 या 6 दोस्तों। देखो टाइम जो है फिक्स नहीं है क्योंकि उस समय तक हमें अभी जानकारी का अभाव है, परंतु जो टाइम है वो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो है मिलाया गया है इतिहासकारों द्वारा। तो कोई 5 बताता है, कोई 6 बताता है, तो 5 मान लो या 6 मान लो। 6 लाख से लेकर कहाँ तक, 10,000 BC तक। ठीक है, और मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेकर 8,000 BC। ठीक है, और नवपाषाण काल 8,000 से लेकर 3,000 BC। कभी देखो थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा, और जितना भी अंतर मिलेगा सभी को बताऊंगा कि अंतर किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों देखो बात करते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल भी 3 प्रकार का है। पहले का नाम है निम्न या पूर्व, ठीक है, पाषाण काल। दूसरे का नाम है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, और तीसरे का नाम है दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, ये काल है। अब बात करते हैं कि हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। दोस्तों आज हमें निम्न या पूर्व
पूर्व पाषाण काल को पढ़ाना है। कल हम मध्य पाषाण काल को पढ़ाएंगे और परसों हम उच्च पाषाण काल को पढ़ाएंगे। दोस्तों इतनी गहराई से पढ़ाऊंगा आपको मैं, इतने चित्रों के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि देखो उस समय तो हम नहीं थे, ना कोई इतिहासकार था, परंतु दोस्तों हम सचित्र पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी सचित्र पहुंचो और आप उसमें अनुमान लगा सको, हाँ जी ऐसा हो सकता होगा, ठीक है, होता होगा। तो पहले प्रकार को आज पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल के पहले टाइप को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यह काल सबसे लंबा था, लगभग 6 लाख से लेकर 50 1,50,000 तक। दूसरा काल 1,50 से लेकर 40,000 तक, और ये 40,000 से लेकर 10,000 लगभग, ठीक है, बीच चलता है। तो आज हम निम्न पाषाण काल को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, निम्न पाषाण काल, ठीक है। देखो प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं हम, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसके 3 पार्ट हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, ठीक है। आप चित्र देख रहे हैं, ये पाषाण काल का चित्र है, ठीक है। किस तरीके से लोगों ने जीवन यापन किया, किस तरीके के लोग जो है रहते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरीके का दोस्तों शिकार करते थे, ठीक है, किस पत्थरों का यूज करते थे, सब कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस चित्र को देखिए कि पूर्व पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, जिसके लोग जो दोस्तों कैसे थे, खाना बदोश थे, शिकारी प्रकार के थे, क्योंकि उस समय वातावरण के अनुसार सरवाइव करना बड़ी टेढ़ी खीर थी, ठीक है, मामूली बात नहीं थी। ग्राम में जीवन था, यानी कि दोस्तों शहर तो थे नहीं, ठीक है, लोग घुमक्कड़ जाति के थे, लोग अभी एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, परंतु ऐसा भी देखा गया कि समूह बनाकर रहते थे, ठीक है। लोग जो है ग्राम में खानाबदोश थे, ठीक है, यानी कि खानाबदोश जाति के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने को तैयार थे, जाते रहते थे दोस्तों, कोई स्थायी जीवन नहीं था, ठीक है। और मांस, कंदमूल, फल को खाकर अपना पेट भरते थे, ठीक है। अवधि क्या थी उसकी, औजार क्या थे, मानव की दिनचर्या क्या थी, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है, पूर्व पाषाण काल में। बात करें भाई पाषाण काल की, दोस्तों पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण थे आपके सामने हैं, इस तरीके के उपकरण थे। आप कह रहे होंगे पत्थर हैं, दोस्तों पत्थर तो हैं, परंतु ये पत्थर का औजार है, ठीक है, जिसकी कोई शेप नहीं थी। आप ये देख रहे हैं, ये आग की खोज का साक्ष्य है, आग की खोज का साक्ष्य है। ये देखो, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इसको उन्होंने ऐसे पकड़ा होगा ताकि किसी को मार सकें, ठीक है। इनको जो है दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा होगा जानवरों को मारने के लिए, इस तरीके से ये जो है जानवरों को मारने के लिए था, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ताकि जानवर मर सकें, ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जानवरों को मारने के लिए प्रयोग किया जाते थे ये सारे पत्थर, क्योंकि उस समय कोई ऐसे औजार नहीं थे, क्योंकि दोस्तों दिमाग जो था वो इतना डेवलप नहीं था, मानव का दिमाग इतना डेवलप नहीं था ताकि जिससे वो औजार बना सके। अब थोड़ा बहुत डेवलप हुआ होगा तो उन्होंने क्या किया, पत्थर के औजार बनाने सीख ली, क्योंकि इससे पहले के जो मानव थे उन्होंने दोस्तों लकड़ी के, ठीक है, और फॉसिल्स के हथियार बनाए थे, वो कमजोर थे, तो इन्होंने क्या किया, भारी भरकम पत्थरों के औजार बना लिए। क्योंकि देखो दोस्तों, देखो माना खरगोश को मार रहे हैं 2-4 लोग मिलकर, तो खरगोश इतना तेज है कि वो वैसे ही भाग जाएगा,
तो इन्होंने 4-5 लोग ने मिलकर उसको मारना शुरू कर दिया बड़े बड़े पत्थरों से। तो इस काल का जो पुरापाषाण काल है, पूर्व पुरापाषाण काल है, वो बड़े बड़े पत्थरों का काल था, जिनको क्लेबर, हस्त कुठार भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, इस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हो कि बड़े बड़े पत्थरों से जो है इस जानवर को मार रहे हैं। ठीक है, ये शायद आपका शेर है या कोई बड़ा जानवर है। ये जो है पूर्व पुरापाषाण काल के जीवन को चित्रार्थ करता है। आप देख पा रहे हैं ये बड़े बड़े पत्थर को फेंक फेंक कर मार रहे हैं। दोस्तों आज के ज़माने में तो बंदूक भी चल रही हैं, तलवार भी चल रही हैं, परंतु ये पत्थरों से मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कहावत एक फिल्म देखी होगी रोटी, इसमें कहता है कि पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, तो ये अपने दीवाने को मार रहे हैं। ठीक है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो ये जो है पूर्व पुरापाषाण काल का चित्र है। आप मानिए कि भाई आप दूर से देख रहे हैं और ये जो है तस्वीर चल रही है पूर्व पुरापाषाण काल की। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई किस तरीके से वो जानवरों को मारते थे और किस तरीके से इनको लाद कर ले जाते थे। ठीक है, ये देखिए ये जो आदमी है तो ये अपने ऊपर 12 सिंगा को हिरन को ले जा रहा है ताकि घर जाकर इसको खा सकें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आग की खोज कर ली थी। याद रखिएगा, अब सवाल आ जाए कि आग की खोज पाषाण काल में कौन से समय पर हुई थी, तो निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, आग की खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी। परंतु अभी तक इन्होंने क्या किया, इसका भरपूर प्रयोग नहीं किया। ये नहीं जानते थे कि भाई कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ, इन्होंने जो भी जानवरों को मारा उसको भून भून कर खाया और वो स्वादिष्ट लगा। ठीक है, आप इस चित्र को देखिए, ये जो है ये कोई जानवर को मारकर लाए हैं। ठीक है, इसकी खाल को पहनने का काम कर रहे हैं तन ढकने के लिए। ठीक है, ये जो है खाल को जो है साफ कर रहे हैं घिस घिस कर ताकि पहन सके। नंगे भी थे। आग की खोज पुरापाषाण काल की एक क्रांतिकारी घटना है। ठीक है, देखो घटना कैसे है मैं बताऊं आपको कि एक बार क्या हुआ, 4-5 लोग जो है एक खरगोश को मार रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर मार रहे थे वहाँ पर बढ़िया बढ़िया पत्थर थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है खरगोश को मारा। खरगोश जो यहाँ से इधर भाग गया। जब इधर भाग गया तो इनका जो पत्थर था वो जमीन पर लगा। जमीन पर जो है चिंगारी फूट गई और चिंगारी के साथ में दोस्तों वहाँ पर आग लग गई। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे द्वारा मारे गए पत्थर से जानवर तो मरा नहीं, खरगोश तो मरा नहीं, परंतु आग लग गई। तो ये जो यहाँ से भाग गए सब डर के, क्योंकि इन्होंने पहली बार दोस्तों आग को देखा था। तो ये भाग गए, बड़े डर गए और दोस्तों जहाँ पर रहते थे वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने कहा कि भाई यार वहाँ तो ऐसा हुआ, वहाँ तो बहुत पता ना क्या बवाल है, एक पीली पीली पता ना लाइट सी थी, है ना। हम तो डर गए भाई, खरगोश मरा नहीं, आज तो भूखे रहेंगे। दोस्तों वो जो पत्थर था वो था चकमक पत्थर। चकमक पत्थर, चकमक मतलब ये है कि चकमक से चकमक पत्थर को आपस में मिलाने पर दोस्तों आग लगती कड़ी तगड़ी वाली। ठीक है, आग जो है लगती थी। तो इनको पता नहीं था कि पत्थर कौन सा था। तो चकमक नामक जो पत्थर था उससे जो है आग की खोज हुई। याद रखिएगा, चकमक उद्योग। आगे चलकर यहाँ चकमक उद्योग की शुरुआत होती है। आगे चलकर अभी यहाँ चकमक उद्योग,
आप इनके हाथ में देखिए दोस्तों, इसके हाथ में चकमक नामक पत्थर है जिससे इसने आग लगाई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी जो है चकमक नामक पत्थर से जो है आग लगाया है और आग लगा दी इसने, कामयाबी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इन्होंने जो है चकमक नामक पत्थर से आग लगाई है। अब इसको देख रहे हैं कि भाई किस प्रकार इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोग जो है, क्योंकि ठंड का वातावरण था उस समय, लोग अभी जो है तापने का काम कर रहे थे। जो भी लोग थे, देखो यहाँ पर पशुओं को मार रहे हैं, उनको जो है अच्छा मांस निकाल रहे हैं। किससे भला? पत्थर के औजारों से। ठीक है, यहाँ ताप रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। अभी भी निम्न प्राप्रसन काल में अभी ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आग का प्रयोग केवल ठंड से बचने के लिए करते थे। ठीक है दोस्तों, देखो कहानी टाइप में पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं पाषाण के औजार। उस समय औजार कहते थे, मैंने बता दिया। फिर भी देखो पत्थर और हथौड़े विभिन्न पहलू दिखाते हुए, जैसे कि होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए निम्न पैलियोलिथिक औजार। इस प्रकार का औजार है, ये देखिए दोस्तों, ये निम्न प्राप्रसन काल के औजार हैं और ये है मध्य पैलियोलिथिक औजार। ठीक है, ये मध्य प्राप्रसन काल के हैं और ये है पॉलिश किए गए पत्थर। विभिन्न पहलू दिखाते हैं दोस्तों, ये पॉलिश वाले हैं और ये होमो सेपियंस द्वारा बनाए गए नवपाषाण काल के औजार हैं। ये उच्च पैलियोलिथिक औजार हैं, ये उच्च प्राप्रसन काल के हैं। ठीक है, तो आपने देखा पत्थर भी देखे आपने, ये भी पत्थर दोस्तों पुरापाषाण काल के हैं, पुरापाषाण के काल के हैं। ये सब जो पत्थर के औजार हैं वो किस टाइप के हैं, किस समय के हैं? पुरापाषाण काल के हैं, यानी कि 6 लाख से लेकर 10,000 BC के ये औजार हैं। ठीक है, जिनको मानव जानवरों को मारने के लिए प्रयोग करता था। ठीक है, ये भी कुछ औजार हैं दोस्तों, ये उच्च पुरापाषाण काल के हैं, उच्च पुरापाषाण काल के। जब मानव गुफाओं में रहने लगा था। ठीक है, इसके बाद देखो उपकरण निर्माण की कुछ तकनीकें भी थी उस समय, जैसे कि क्रोड एवं सल्क तकनीक। क्रोड, लावलाई, ठीक है, और क्लैक्टोनिन, ये जो तकनीक थी इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको किस तरीके से ये बनाए जाते थे। यानी कि जो लवाई थी दोस्तों, 2 बार इसको छीला जाता था, 2 बार। ठीक है, सल्क 1 बार छीलना और क्लैक्टोन दोस्तों यानी कि थोड़ा बहुत छीलना था उसको। ठीक है, आइए पाषाण। देखो पाषाण काल 3 प्रकार का है। पहले का नाम है पुरापाषाण काल, या इंग्लिश में उसका नाम है पैलियोलिथिक एज। क्या है इसका नाम? पैलियोलिथिक एज। ये 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके 3 पार्ट बताए मैंने। निम्न या पूर्व पाषाण काल ये 6 लाख से लेकर 1,50,000 ईसा पूर्व तक चलता है। दूसरे के नाम है मध्य पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, यह 1 लाख से लेकर 1,50,000 से लेकर 30,000 तक चलता है। कहीं 30,000 है, कहीं 50,000 है। अब उच्च पूर्व पुरापाषाण काल जो है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व चलता है। ठीक है, अब आता है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज। ये 10,000 से लेकर 8,000 या से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक चलता है।
ये दोस्तों 10,000 से लेकर 4,000 का मतलब ये है कि कहीं कहीं 4,000 तक चलता है, कहीं 6,000 तक चलता है और कहीं 8,000 तक चलता है। ठीक है, नवप्रसन्न काल या न्यूलिथिक एज 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, ये भी कुछ भिन्न भिन्न तरीके के हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं निम्न या पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व प्रापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आज हम इसको कवर कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट हैं, पुरा, मध्य और उच्च। आज हम पुरा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के 2 पार्ट हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक के 2 पार्ट हैं, जो कि वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल के प्राचीन, मध्य और आधुनिक के पढ़ेंगे, फिर नेहरू काल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसको भी एक देख लीजिए दोस्तों। पुरापाषाण काल 6 लाख से 10,000। इसके जो औजार थे, हस्त कुठार, मैंने बताया आपको, बिदारणी और क्लीबर। ठीक है, हस्त कुठार उनकी बड़े बड़े कुल्हाड़ियाँ थीं। ठीक है, बिदारणी थी और क्लीबर थे। मध्य पुरापाषाण काल के औजार क्या थे? शल्क उद्योग, शल्क उद्योग थे। ठीक है, ये जो बड़े बड़े थे इनको एक बार घिसा गया, थोड़े थोड़े उनको पतले किए गए। और जो उच्च पुरापाषाण काल के औजार थे इनको शल्क एवं फलक, ब्लेड एवं ब्रिन, यानी कि दोस्तों इनको 2-2 बार और एक तरफ से चिकना किया गया, पैना किया गया। ठीक है, देखो ये जो काल है पुरापाषाण काल, यह काल इतिहास का सबसे लंबा काल रहा, जिसे 3 उपकालों में बांटा गया है, निम्न, मध्य, पुरापाषाण काल। ठीक है, जो मध्य काल है यह काल इतिहास का एक छोटा सा काल रहा है, संक्रमण काल था। नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के बीच का काल था संक्रमण काल। ठीक है, जिन्होंने नवपाषाण काल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। इस काल को आदि मानव के विकास का काल कहा जाता है। इस काल में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। कब? नवपाषाण काल में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पाषाण काल का जो नाम है वो किसने दिया। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भाई नवपाषाण काल का या पाषाण काल का नाम जो है किसने दिया था। ठीक है, देखो जैसे जैसे क्लास चलेगी ऐसे आपको पता लगेगा कि भाई हाँ ये एग्ज़ाम में आया था, ये एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम में आया था, सब आपको पता लग जाएगा। तो देखो दोस्तों, पाषाण काल का विभाजन का नामकरण। ठीक है, तो डेनमार्क के, पहले देखते हैं, डेनमार्क के विद्वान सीजे थॉमसन ने क्या किया, ने कोपेनहेगन संग्रहालय, डेनमार्क में कोपेनहेगन एक स्थल है, डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 ईस्वी में मानव इतिहास को त्रिकाल
मानव इतिहास को दोस्तों त्रिकाल यानी कि पाषाण काल, कांस्य काल और लोहे काल में डिवाइड किया। याद रखिएगा, सीजे थॉमसन ने त्रिकाल यानी कि पाषाण काल, कांस्य काल और लोहे काल में विभाजित किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि त्रिकाल में किसने विभाजित किया? थॉमसन ने। थॉमसन त्रिकाल, ठीक है, याद रखिएगा, थॉमसन त्रिकाल। आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, 1865 में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण काल, ठीक है, एवं नवपाषाण काल में किया है। ठीक है, अर्थात इन्होंने दो शब्द प्रयोग किए, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। इन्होंने जो है दोस्तों मध्यपाषाण काल का प्रयोग नहीं किया। जैसे कि थॉमसन ने त्रिकाल बताया, इन्होंने दो काल बताए, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन लुबाक ने किया था। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1961 ईस्वी में कॉमसन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल का है। यानी कि दोस्तों इन्होंने बिल्कुल सही से बताया कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल 3 काल थे। ठीक है, जिनमें नवपाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादन का काल कहा है। ये देखो, इनकी जो इन्होंने जो बताया था वो बिल्कुल सटीक था। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से भोजन उत्पादन का जो काल शुरू हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि पाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम थोड़ा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। देखो, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे औजार थे, हस्तकुठार थे, क्लीवर थे, विदारणी थी, बड़े बड़े। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के लोग निग्रिटो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, निग्रिटो जाति के थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो नेग्रिटो जाति के थे, कई बार जन्म आ चुका है। और हथियारों का जो आविष्कार था एक क्रांतिकारी घटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार, ठीक है, और वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थानों से मिला है। पहला कहाँ है दोस्तों? पहला है द इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले का, ठीक है, जहाँ से लगभग पुरापाषाण काल शुरू होता है। दूसरा है जर्मनी में सेनिजेन से 4 लाख वर्ष पहले का है, जहाँ से जो है योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने जो है जानवरों को मारना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि एक आदमी की बस की नहीं था तो लोगों ने ग्रुप बनाकर शिकार करना शुरू किया। पुरापाषाण कालीन लोग पूर्ण रूप से आखेट पर निर्भर थे, यानी कि शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, क्योंकि भाई इस समय जो है कृषि उत्पादन नहीं था। ठीक है, और थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे तो इनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो आखेट पर निर्भर थे तथा वे खाना बदोश घुमक्कड़ इधर से उधर खाने के लिए घूमते रहते थे। ठीक है, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का क्या था दोस्तों? उपभोक्ता मात्र था, यानी कि खाने वाला था, उत्पादक नहीं था। क्योंकि अभी इनको दोस्तों उत्पादन करने की
जो ज्ञान है वो नहीं था कि भाई किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये खानाबदोश थे, स्थायी जीवन नहीं था इनका। जिन लोगों का स्थायी जीवन नहीं होता है उनको खानाबदोश कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम एकत्र कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो केन्या, देखो दोस्तों, अभी जो है आप कह रहे होंगे भाई भारत का नाम नहीं है। अभी हम विश्व इतिहास से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम भारत में नहीं है, घुसे हैं। ठीक है, जब हम भारत की बात करेंगे तब आप पता लगेगा भाई आपको कहाँ ये भारत के औजार मिले हैं, इस समय के औजार। तो अभी हम पूरी दुनिया को लेकर चल रहे हैं पुरापाषाण काल में। तो केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्क्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने मिले हैं। केन्या में किलोम्बे और आर्लो जियरसाइली के खनन स्थलों से हजारों की संख्या में सल्क उपकरण, सल्क यानी कि दोस्तों किसी पत्थर को एक बार छीला गया उसको सल्क बोला गया है। सल्क और हस्त कुल्हाड़ी मिले हैं जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने लगते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी हम निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, स्पेन की अल्टामीरा की गुफाओं से 1879 में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी मिली है। ठीक है, यहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। देखो इसी प्रकार हम भारत की बात करें तो भारत में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, फ्रांस की जो भीमबेटका है दोस्तों उसके अंदर जो है जानवरों को मारते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, फ्रांस की लेस्कॉक्स एम सोबे की गुफाओं से भी जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। इन सभी गुफाओं के चित्र 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के हैं। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है। ठीक है, कौन सा मानव था दोस्तों? ये था निएंडरथल मानव। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। ठीक है, कितनी बेहतरीन जानकारी आपको दी जा रही है। अगर देखो बात करो तो भारत में, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम दोस्तों इस चित्र को मैं ये देख रहा हूँ कि आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा। ठीक है, लगता तो है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आपको। तो फ्रेंड देखो कुछ बात में भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पुरापाषाण आपको दिखाई दे रहा होगा। पुरापाषाण काल संस्कृति के अवशेष सोहन, पंजाब की सोहन नदी घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी एवं भोपाल के भीमबेटका से प्राप्त हुई है। यहाँ से हैंडएक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तीसरा फैक्टर आप देखिए, यहाँ चौतरा नामक स्थान से हस्तकुठार तथा सल्क पाए गए हैं। चौथा, नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर
महाराष्ट्र के नेवासा, आंध्र प्रदेश के गिदलूर, करीमपुरी तथा तमिलनाडु के बाद मदुराई अतिपक्कम से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आजमगढ़ तथा राजस्थान में बागोर से ठीक है, ये प्राप्रसारण काल क्या है और ये मध्य प्रसारण काल का। तो मध्य प्रसारण काल में मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान में बागोर से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। ये कई बार जन्म आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाराय तथा मैदान नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रसारण काल में और क्या हुआ, इस काल के उपकरण छोटे थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया था। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाए जाते थे। पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर तथा गुजरात के लंगनाज महत्वपूर्ण स्थल हैं। सराय नाराय तथा मैदा दमदमा सबसे पुराने मध्य प्रसारण काल स्थल हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। नव प्रसारण काल में देख लेते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, के प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम तथा गुफकराल से अनेक गर्तावास मिलते हैं, अनेक प्रकार के मध्यभांड मिलते हैं, प्रस्तर एवं हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार नव प्रसारण काल में चिरांद बिहार से प्राप्त प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, सरकंडे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों नया एक खोज हुई है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लौरादेव से 9500 वर्ष पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। बेल्लारी दक्षिण भारत में प्रमुख स्थल था। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। कुंभकारी मतलब दोस्तों चाक पर बनाए जाने वाले बर्तन। इस काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ। आग का दोस्तों आविष्कार नहीं हुआ, यहाँ पर आग का आविष्कार पहले हो चुका था। आग का नियमित प्रयोग हुआ। इस समय की मुख्य विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिरग्राम जीवन था। ठीक है, नव प्रसारण काल तक आते हैं दोस्तों इतना परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। देखो अभी तक तो हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो अब बात करेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भाई किस प्रकार जो है भारत में प्राप्रसारण काल शुरू हुआ, कहाँ कहाँ स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर भारत में प्राप्रसारण काल के साक्ष्य पाए गए हैं, कौन कौन से स्थल थे, कौन कौन सी घाटियाँ थीं। तो फ्रेंड्स ये चित्र मैंने आपको कई बार दिखा दिया है, तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। तो आइए भारत के संदर्भ में निम्न पूर्व प्रसारण काल जो है औजारों के संदर्भ में दो भागों में बांटी गई है। पहले का नाम है चापर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, पहले का नाम है तो चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति, यानी कि औजारों के संदर्भ में भारत में जो निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति है वो औजारों के संदर्भ में दो भागों में बांटी गई है। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति और दूसरी है आपकी
क्या है, ऐशुलिन या मद्रासी संस्कृति। यानी कि दोस्तों ये तो उत्तर भारत की है, उत्तर पश्चिम भारत की, और ये है दक्षिण भारत की। तो आइए पहले देखते हैं हम चापर चापिंग पेबल संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। बी.एस. गुहा के अनुसार भारत की 6 मूल प्रजातियां थीं इस काल में। पाश्चात्य लघु सरस्क, नेग्रिटो, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोल, मेडिटेरियन और नार्डिक। ठीक है, ये बी.एस. गुहा ने कहा, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तो भारत में भी इसी प्रकार का व्यवहार था लोगों में। लोग खाना बदोश थे और अपना पेट भरने के लिए बड़े बड़े जानवरों को बड़े बड़े पत्थरों से मारते थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से मारते थे ताकि जानवरों को अच्छी तरीके से मार सके और उसके मांस को छुटाकर खा सकें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पेट भरने के लिए दूसरा संसाधन नहीं था। जितने भी मांस कंदमूल थे वो भी खाते थे, परंतु दोस्तों इतना हरियाली नहीं थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। हरियाली धीरे धीरे पनप रही थी। इनको ज्ञान नहीं था कि भाई किस फल को खाया जाए, किस फल को नहीं खाया जाए। देखो, अगर बात करें भाई प्रथम की, जो उपकरण के आधार पर 2 भागों में डिवाइड है, तो पहला है चापर। आप देख पा रहे होंगे ये चापर है। ठीक है, चापर यानी कि ये जो है इस तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, इस तरीके से चापर, इसमें एक ही ओर धार बंद था, अर्थात पेबुल के एक ही ओर धार बंद था। यानी कि दोस्तों इस जो है एक तरफ धार बंद था ताकि इसको अच्छी तरीके से पकड़ सकें। यह है चापिंग, इसके दोनों तरफ धार था। यह द्विधारी उपकरण था, अर्थात पेबुल के दोनों तरफ धार बनाई जाती थी ताकि दोनों तरफ से इसको मार सकें। क्लीबर, विदारणी क्लीबर, ये दोस्तों बीच में पकड़कर मारने वाला औजार था कोई। ठीक है, ये है हैंडेक्स, बड़ी कुल्हाड़ी थी ये, और ये पूरी पत्थर की कुल्हाड़ी थी। ठीक है, इसको बोला गया है हैंडेक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ये इस समय के औजार थे जिनको आदि मानव प्रयोग कर रहे थे जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, ये पाषाण काल के, ये पुरापाषाण काल के कुछ औजार हैं, कुछ स्थल हैं, जैसे कि पोतबार का पठार, साल्ट रेंज, सोन नदी घाटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, डिडबाना का पहाड़, चित्तौड़, चंबल नदी घाटी, नेवासा, पालवारम, अतिप्रकम, बदमदराई। ठीक है, कृष्णा नदी है यहाँ पर, गिदलूर, नैल्लूर, मयूरभंज, सोन नदी घाटी, सिंगरौली, बेलन की घाटी, सिरसा, ब्यास बाणगंगा, लिद्दर नदी, पहलगाम। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे पुरापाषाण काल के। ठीक है, भारतीय पुरापाषाण काल का वर्गीकरण चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा है, पहला है और हैंडेक्स संस्कृति, एक ही बात है ये। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर जो है छोटे छोटे पत्थरों से मरे हुए जानवर को जो है छील रहे हैं और मारने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। हमने चापर चापिंग औजार पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे ऐशुलिन या मद्रास संस्कृति के औजार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो प्रमुख चीज़ थी मानव की वो थी औजार। ठीक है, इसलिए हम चापर चापिंग पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम ऐशुलिन या मद्रास संस्कृति के
औजार जिनको 1863 ईस्वी में किसने खोजा था दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। निम्न पुनर्प्रसारण काल के बारे में महत्वपूर्ण सूचना हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से पुनर्प्रसारण काल का उपकरण प्राप्त किया। याद रखिएगा, कई बार जब आ चुका है ये सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। जो कि एक हस्तकुठार, ठीक है, हस्तकुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। दोस्तों देखो, कनिंघम और रॉबर्ट ब्रूस फूट को थोड़ा आप कंफ्यूज रहते हो, तो इसको देख लीजिए क्या है ये। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है वो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है, ठीक है, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से हुए उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पुराना हो गया है, ठीक है। बोरी से निम्न पुनर्प्रसारण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की जाती है। और महाराष्ट्र में दोस्तों पटने से, महाराष्ट्र में पटने नाम के स्थान है, वहाँ से शतरमुर्ग के छिलके पर चित्रकारी की गई है। शतरमुर्ग के छिलके, शतरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकारी की गई है। देखो, जो काल था निम्न पुनर्प्रसारण काल, वो 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व चला था, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्न पुनर्प्रसारण काल, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? H.L. मोबियस ने किया। इम्पोर्टेंट है, H.S. मोबियस ने किया। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी, सिंधु की सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। टेरा एम पीटरसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीयक अंतरहिम सेकंड जो है सेकंड इंटरलॉजिकल एज का बताया है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, चापर चापिंग पेबल संस्कृति या सोहन घाटी की संस्कृति, ठीक है। आप भूल मत जाना दोस्तों कि भाई सोहन घाटी के उपकरण किस प्रकार के थे? चॉपर चापिंग के थे, ठीक है। सर्वप्रथम 1928 में, देखो ये सवाल बन रहे हैं आपके, सर्वप्रथम 1928 में D.N. बार्डिया सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है इनको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम 1928 में D.N. बार्डिया सोहन घाटी का पितामह ने इस संस्कृति का उत्खनन कर उपकरण सोन नदी घाटी से प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा सवाल बनता है कि सोहन घाटी का पितामह किसको बोला जाता है? D.N. बार्डिया को, ठीक है। सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग 1936 में H.D. टेरा ने किया था। 1930 में K.R.U. टॉड ने सोहन घाटी के पिंडी वेव स्थल का उत्खनन किया था। किसने किया था दोस्तों? K.R.U.
टाड ने। आगे बढ़ते हैं। 1935 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन ने, ठीक है, के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत की शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और आने की संभावना है, याद रखिएगा। 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज दोस्तों एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, दल ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतदार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए थे। एच.डी. संकालिया, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। एच.डी. संकालिया ने सोहन नदी घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुठार प्राप्त किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका एग्जाम में कई बार, ठीक है। सोन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं, 5 वेदिकाएं, यानी कि आग जलाने वाली स्थल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। हस्तकुठार, अब दूसरे की बात करते तो, ठीक है, ये हस्तकुठार, हस्तकुठार या एस्टुलिन संस्कृति, ठीक है। हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मई 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किए। उसके बाद सितंबर 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट एवं डब्ल्यू किंग, इनका दोस्त था ये, डब्ल्यू किंग ने मद्रास के समीप अतिरपक्कम से तथा जनवरी 1864 में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त किए हैं। मद्रास के समीप बादमदुरै से भी कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये वेरी मोस्ट संस्कृति है, कई बार जन्म आ चुकी है, और इससे सवाल ज़्यादातर आता रहता है कि भाई जो प्रथम बार प्राप्तन काल के पत्थर का खोज किए औजारों के, वो किसने किए, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किए। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या मद्रास उद्योग भी कहते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सोहन संस्कृति अलग है और मद्रास संस्कृति अलग है, परंतु एक स्थान ऐसा है जहाँ पर दोनों संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। क्या है? चित्तौड़गढ़ जिले में सोन नदी घाटी संस्कृति के साक्ष्य और मद्रास संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं भाई हस्तकुठार। हस्तकुठार के जो प्रकार थे, वेधक, एबीलेबी हस्तकुठार, ऐशूल्य हस्तकुठार, लक्षणीय हस्तकुठार, वेधनी और खुरचनी, ये 6 प्रकार थे हस्तकुठार के, हाथ की कुल्हाड़ी के, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये औजार देख लेते हैं। औजार, हस्तकुठार या कुल्हाड़ी, ठीक है, विदारणी, गंडासा, खंडक, इस काल के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये इम्पोर्टेंट है, क्वार्टजाइट पत्थर यानी कि मजबूत पत्थर था। बटिकास्म, पेबुल, पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल एवं सपाट हुए पत्थर के टुकड़े थे। पेबुल, आप ये देखिए दोस्तों, कोई समुद्र का बीच है और पानी यहाँ पर लगातार आ रहा है, तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो पत्थर बन जाएगी
और जो पत्थर होंगे वो कैसे होंगे, चिकने होंगे, बिल्कुल गोल होंगे। आप देखना पानी के सहारे, पानी के किनारे पर, ठीक है, एक पत्थर होंगे वो गोल होंगे। तो इनको उनसे लोगों ने बटिकास या पेबुल औजार बनाए थे। गंडासा या चापर पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। ठीक है, यानी कि जो पेबुल समुद्र के किनारे या पानी के किनारे जो भी पत्थर पाए गए उनको जैसा ही प्रयोग किया वो कहलाए पेबुल, और थोड़ा बहुत उनमें थोड़ा बदलाव किया, थोड़ी धार बनाई उनमें, वो कहलाए गंडासा या चापर। इस प्रकार से इस तरह थोड़ी सी धार है। ठीक है, खंडक या चापिंग, इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। यानी कि कोई ये पेबुल वो है तो इस तरफ भी धार बनाई और इस तरफ भी धार बनाई। ठीक है, इसके बाद पुरा पाषाण काल के क्षेत्रों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति थी, सोन घाटी, ठीक है, और बेलन घाटी, मिर्जापुर और मद्रास। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में सल्क संस्कृति, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा, तुंगभद्र। उच्च पुरापाषाण काल में सलक फलक संस्कृति, बेलन घाटी, छोटे नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये स्लाइड है। तो ये तीन जो प्रकार हैं, निम्न पुरापाषाण काल, यहाँ पर कौन सी संस्कृति थी, फलक संस्कृति थी। ये संस्कृति सोन घाटी और बेलन घाटी में पाई गई। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति थी वो सल्क संस्कृति कहलाई। सोन घाटी में इसके उपकरण प्राप्त हुए, बेलन घाटी में, नर्मदा घाटी में और तुंगभद्रा घाटी में। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो ये सल्क फलक संस्कृति थी, ब्लेड संस्कृति, इसको बोला गया है ब्लेड संस्कृति बोला गया इसको। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसके साक्ष्य पाए गए हैं। भारत में निम्न पाषाण काल के जो स्थल पाए गए हैं वो उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र इस तरीके का, मध्य क्षेत्र ये वाला और दक्षिण क्षेत्र ये वाला। ठीक है, तो चारों के जो स्थल हैं वो देखते आइए। तो निम्न पुरापाषाण काल के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से सोहन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, सोहन सिंधु की सहायक नदी है। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित पोतवार पठार पर सोन नदी सूख गई है। ऐसी झील जो जम जाए उनको कश्मीर घाटी में करेबा कहते हैं। ठीक है, सोन घाटी से हमें 5 वेदिकाएं मिली हैं जिनका निर्माण विभिन्न हिमकालों में किया गया होगा। वेदिका का मतलब ये है कि भाई कोई आग जलाने का स्थान जिसके चारों तरफ आदमी बैठकर ताप रहे हों ठंड के समय में। ठीक है, इस घाटी से पेबुल, चापर, चापिंग, हैंडएक्स उपकरण मिलते हैं। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर का से हुआ है। ठीक है, इसके बाद 1928 में D.N. बार्डिया ने सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया। इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
1930 में KRU टॉड ने सोहन घाटी के पिंडी वेव का उत्खनन किया। ये कुछ सवाल बन रहे हैं। 1935 में इस घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान में स्थित साल्ट रेंज नमक की पहाड़ी तक विस्तृत सर्वेक्षण किया। सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हैंडेक्स प्राप्त करने वाले HD संकालिया महोदय थे। संकालिया ने लिद्दर नदी के तट पर पहलगाम से इनकी प्राप्ति की थी। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में मलकपुर, चौतरा, कलार, चौमुख प्रमुख हैं। चौतरा से ही दक्षिण का विशिष्ट उपकरण हैंडलेक्स मिलता है। चौतरा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपरा का मिलन स्थल भी कहा जाता है। अटक के गरियाल से एक घिसा हुआ क्लीवर प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राप्तशान औजारों के संदर्भ में एवं तिथियों के साक्ष्य शिवालिक में मिले हैं। झेलम तट पर स्थित दीना एवं जलालपुर तथा शिवालिक का पिंजौर क्षेत्र इस मामले में समृद्ध है। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा इतने महत्वपूर्ण ये सवाल बन रहे हैं आपके लिए, और इससे अलग मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं आएगा कि बहुत गहराई से क्लास है ये। जो भी बड़े लेवल तैयारी कर रहे हैं दोस्तों समझ रहे होंगे क्लास को, और जो केवल देखने के लिए आए होंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि वो चारों तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। जो करना चाहती हैं दोस्तों कोर्स को सिलेबस पूरा, और जो देखने के भाई क्या कंटेंट है, कंटेंट देना चाह रहे हैं, उनके लिए समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में कंटेंट ही जो है सबसे मेन चीज़ है। 1951 में ओलफ रूफर ने सतलज की सहायक सिरसा घाटी में स्थित नलगढ़ से समीप से निम्न प्रसारण उपकरणों को खोजा था। 1955 में बीबी लाल ने हिमाचल के गुलेर, देहरा, गलियारा एवं कांगड़ा का उत्खनन किया। यह सभी स्थल ब्यास बाणगंगा घाटी में है। कांगड़ा पाताल गंगा और बाणगंगा के संगम पर स्थित है। 1954 में ब्यास की सहायक नदी के तट पर स्थित दौलतपुर से YD शर्मा, जगदत्त शर्मा को चापर चापिंग उपकरण प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के अनंगपुर से एशलिन औजारों के साथ साथ पुरापाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। चंडीगढ़ के होशियारपुर से भी GC महापात्र ने 20 एशलिन स्थल खोजे हैं। सिंगरौली एवं बेलन घाटी से भी इस काल के औजार मिलते हैं। बेलन घाटी के नदी के दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है, जो बाद में कैमूर पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर मुरली, महुगढ़, चांदतारी, रामगढ़ा, कौशलगढ़ा, बेलहरी, कौंधरिया आदि निम्न प्रपसन काल के स्थित हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र। भाई निम्न प्रापसन काल के भारत में पश्चिमी क्षेत्र क्या है? पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के जायल, अमरापुर, डिडवाना, सिंधी तालाब, 16R ड्यून, सोनीता, भैंसोरगढ़, जनकपुरा, गंभीर नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ एवं बेराश नदी पर स्थित नागरी प्रमुख निम्न प्रापाषाणकालीन स्थल हैं। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना से प्राप्त पुरातात्विक जमावों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये दोस्तों कई बार आ चुका है, जायल जमाव, अमरापुरा जमाव और डिडवाना जमाव, ठीक है। जोधपुर के निकट मोगरा पठार पुरापाषाण युगीन प्रस्तर औजारों के निर्माण का कार्यशाला था, वर्कशॉप था, वर्क स्टेशन। गुजरात के साबरमती घाटी में स्थित हडोल, पद्मावली, बीरपुर, सौराष्ट्र काठियावाड़ के भद्दर, हिरण तथा कालूवार इस काल के प्रमुख स्थल हैं।
समड़ियाल गुजरात में स्थित पाषाणिक स्थल है। मध्य क्षेत्र, भारत का मध्य क्षेत्र, अरुण सोनकिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नर्मदा नदी घाटी से इंसुलिन औजार के साथ मानव कपाल एवं हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। चूंकि पशुओं के जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिले, इसलिए इन पशुओं के जीवाश्म को नमदिकस कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, नमदिकस। ठीक है, इसमें भैंसा, दरियाई घोड़ा, हाथी, घोड़ा के जीवाश्म हैं। ठीक है दोस्तों, नामदिकस बोलते हैं इनको। हाथियों के जीवाश्म को स्टेगोडोन गनेसा एलिफोन्स ड्यूरिकस कहा गया। एपी खत्री ने नर्मदा घाटी में ओल्डुआ प्रकार के पेबुल उपकरण प्राप्त किया। यह उपकरण सर्वप्रथम महादेव पिपरिया से मिले, इसलिए इन्हें महादेवियन कहा गया। मध्य नर्मदा घाटी से प्राप्त भूतात्विक जमावों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। शोभापुर जमाव, नरसिंहपुर जमाव, देवा कच्छार जमाव और धलोन जमाव। जमाव का मतलब ये है दोस्तों कि भाई पानी था, धूल मिट्टी जम गई तो जमाव बन गया, उसके ऊपर फिर पानी मिट्टी को पानी हुआ फिर जम गया। ठीक है, इसको जमाव बोला गया है। इसमें से केवल जलोन जमाव में पालाघाट और गुवारा स्थलों से बीच ज्वालामुखी के उद्गार से निकली राख का जमाव मिलता है, जो कि मध्य सोन घाटी से प्राप्त ज्वालामुखी जमाव की तुलना में पतला और सीमित है। सोन घाटी में बाघोर तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय के संयुक्त निर्देशन में GR शर्मा एवं JD क्लार्क द्वारा उत्खनन किया गया। सोन घाटी के बाघोर से पशुओं के जीवाश्म एवं वेदिका की आकृति प्राप्त होती है। सोन घाटी में प्राचीन से नवीन स्थलों का क्रम श्यावल, पटपरा, बागोर और खैतोई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नवीन स्थल है जैसे कि श्यावल, पटपरा, बागोर, खैतोई। इसमें श्यावल सबसे पुराना तथा सबसे निचला जमाव है। यानी कि जमाव मतलब इस तरह के जमाव, यहाँ खुदाई हो रही है, एक जमाव निकला और खुदाई हुई, दूसरा जमाव निकला और खुदाई हुई, तीसरा जमाव निकला, चौथा गाँव। सबसे जो नीचे वाला है दोस्तों वो है कौन सा है? श्यावल जमाव। वही खैतोई सबसे नया है, ये खैतोई है। मेहर, समनापुर, नरसिंहपुर एवं चियोर में भी मध्य प्रदेश के प्रमुख पौराणिक स्थल हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में चिरकी नेवासा, ठीक है, गोदावरी तट पर स्थित गंगापुर, भदने, यसर, बोरी एवं मेर गांव प्रमुख हैं। चिरकी नेवासा से ट्रैप बेसाल्ट तथा डोलेराइट पत्थर के इंसुलिन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसे उपकरण निर्माण कार्यशाला माना गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से निर्मित अर्धनिर्मित उपकरण तथा उनकी निर्माण सामग्री प्राप्त हुई है। कुकड़ी नदी पर स्थित बोरी से निम्न प्रशासन काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है। अतः बोरी प्राचीनतम निम्न प्रशासन काल स्थल है। बोरी से प्राप्त ज्वालामुखी राख के जमाव की तिथि 13 लाख वर्ष पुरानी निर्धारित की गई है। बोरी के निकट नीम गांव और पिंपलवाड़ी से पुरापाषाण के 5 स्थल प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बहुत गहराई से ये क्लास आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत गहराई वाली क्लास है।
अब बात करते हैं दक्षिण क्षेत्र में। भारत के दक्षिण क्षेत्र में निम्न पराप्रसारण के स्थल और वहाँ से क्या क्या पाया गया साक्ष्य। दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक के लाखामापुर, ठीक है, अनागवाड़ी, येदुरवाड़ी, जेदियापुर, होड़सगी, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गिद्दुलर, नेल्लोर, करीमपुर का तमिलनाडु के पल्लवरम, अतीरपक्कम, बादमदुरे, माना जनकारन और चिंगलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। गुडियम गुफा का उत्खनन के.डी. बनर्जी ने कराया था। अतीरपक्कम से जंतु के पद चिन्हों की प्राप्ति होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत के गांगेय क्षेत्र एवं दक्षिण में केरल को छोड़कर अधिकांश भागों से निम्न पराप्रसारण काल के उपकरण मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूमि तथा मिदनापुर से प्राप्त हुए हैं। ओडिशा के मयूरभंज में स्थित कुलियाना से निम्न पराप्रसारण का उपकरण मिले हैं। यहाँ डारी डूंगरी, नुआबेरी आदि प्रमुख पराप्रसारणकालीन स्थल हैं। लघु पाषाण उपकरण ओडिशा, बुधाबलंगा और ब्राह्मण नदी तटों से मिलते हैं। पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कावेरी नदी घाटी है, अतीरपक्कम, कुरनूल, होशंगी, दक्कन, भीमा, पुणे, गोदावरी, नासिक, ताप्ती। दोस्तों यहाँ से जो है आपको प्राप्त हुए हैं पुरा पाषाणकालीन उपकरण। दोस्तों आज हमने देखो जो पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण सवाल थे उस टॉपिक को हमने कवर किया। पुरापाषाण काल के पूर्व पुरापाषाण काल का टॉपिक है ना, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, कितना कंटेंट आपको लगा, कितनी बेहतरीन जानकारी कैसी लगी आपको, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो JB स्टडी पॉइंट की ऐप डाउनलोड कीजिएगा। 6 महीने का कोर्स प्राइस 3000 रुपये का है, ठीक है। ये जो PDF है आपको मिलेंगी केवल 1500 रुपये में, ठीक है। PDF मिल जाएंगी और कोर्स प्राइस 6 महीने का 3000, 1 साल का 4000 रुपये और 2 साल का 5000 रुपये का कोर्स है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको बात करनी है हमसे तो हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।